आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी क्वेश्चन है आपका कि अधिवास भूगोल के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। अधिवास भूगोल के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो अधिवास भूगोल है वो मानव भूगोल का एक विशेष क्षेत्र है जिसको आपको सेमेस्टर 6 में मेजर 13 में डिटेल में पढ़ना था। तो ये आपका पूरा सिलेबस है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल होता क्या है? तो मानव बस्तियों का अध्ययन को ही अधिवास भूगोल कहा जाता है कि मानव बस्तियां कहाँ पर स्थित है और वो क्यों वहां पर स्थित है। ठीक है, इन सब बातों का जो अध्ययन करता है उसी को अधिवास भूगोल कहा जाता है कि मानव के द्वारा जो बस्तियां बनाई गई है वो कहाँ पर बनाई गई है, किन कारणों से वहां पर बना है और वहां पर किस तरह से वो विकास कर रहा है, पर्यावरण के साथ उसका किस तरह से संबंध है। तो इन सब बातों का जो अध्ययन करता है उसी को अधिवास भूगोल कहा जाता है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है कि अधिवास भूगोल के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। विभिन्न उपागमों की विवेचना करना है। ठीक है, उपागम का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो मानव अपनी बस्तियों को बनाता है वो किन आधारों पर बदलते रहता है। मानव की जो बस्तियां, ऐसा तो नहीं कि हमेशा एक जैसा ही रहेगा। पहले लोग गुफाओं में रहते थे, फिर झोपड़ी में आए, फिर गांव बनाया, फिर शहर बनाया, फिर महानगर बन गए बड़े बड़े। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है किन आधारों पर वो बदलता है। बस्तियों की जो संरचना है वो समय के साथ किस तरह से बदलती है, उन आधारों को ही उपागम कहा जाता है। वही पूछा जा रहा है कि अधिवास भूगोल के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए कि किन उपागमों के आधार पर अधिवास भूगोल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर को हम लोग सीधा सीधा देखते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सेलेक्ट करिए ताकि हम यहाँ पर जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचता रहे और आप अच्छे से सारे सेमेस्टर में बेहतर तरीके से आसान भाषा में तैयारी कर सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि अधिवास भूगोल के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। अधिवास भूगोल के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। ठीक है, भूमिका को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि अधिवास भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जो यह बताती है कि मनुष्य किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में बस्तियां बनाता है और ये बस्तियां समय के साथ कैसे बदलती हैं। क्या कहा गया कि अधिवास भूगोल मानव भूगोल का वह शाखा है जो यह बताती है कि मनुष्य जो है किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में बस्तियां बनाता है। अलग अलग क्षेत्रों का मतलब क्या है? तो कोई खनन क्षेत्र में अपना बस्ती बनाता है, तो कोई घाटे वाले क्षेत्र में बनाता है, कोई मैदान वाले क्षेत्र में बनाता है, कोई ठंडे प्रदेश में, तो कोई गर्म प्रदेश में। वही कहा जा रहा है कि मनुष्य किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में बस्तियां बनाता है और ये बस्तियां समय के साथ कैसे बदलती हैं और ये बस्तियां जो समय के साथ किस तरह से बदलती हैं। विद्वानों ने इसे समझने के लिए कई दृष्टिकोण या उपागम अपनाए हैं और इसी चीज को समझने के लिए कई सारे उपागम दिए गए, कई सारे दृष्टिकोण वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इन उपागमों की मदद से हम बस्तियों की उत्पत्ति, स्वरूप, वितरण और कार्यों का समग्र अध्ययन कर सकते हैं। और ये जो उपागम दिए गए, चाहे वो ऐतिहासिक उपागम हो, कार्यात्मक उपागम हो, ठीक है, चाहे वो संरचनात्मक उपागम हो या फिर वो सांख्यिकीय उपागम हो, ठीक है, तो इस तरह से जो वैज्ञानिक के द्वारा उपागम दिए गए हैं, जो दृष्टिकोण दिए गए हैं, उनके आधार पर, उनके मदद से वस्तुओं की उत्पत्ति को समझा जा सकता है, उसके स्वरूप को समझा जा सकता है, उसके वितरण और कार्यों का समग्र अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक हमारा मोटा मोटी भूमिका हो गया। आगे हम लोग समझेंगे अधिवास भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम को कि अधिवास भूगोल का जो उपागम है वो कौन कौन से हैं। लिखा है अधिवास भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम। तो समझते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले ऐतिहासिक उपागम। ठीक है, ऐतिहासिक उपागम कहा जा रहा है कि इस उपागम में बस्तियों को उनके इतिहास के आधार पर समझा जाता है। जो ऐतिहासिक उपागम है इसमें क्या होता है, तो बस्तियों को उनके इतिहास के आधार पर समझा जाता है। प्राचीन नगरों का विकास प्राय व्यापारिक मार्गों, साम्राज्यों के प्रशासनिक केंद्रों और धार्मिक स्थलों के रूप में हुआ है। जो प्राचीन नगर है उसका विकास किस तरह से हुआ है, तो चाहे वो व्यापारिक मार्गों के कारण हो, साम्राज्यों के प्रशासनिक केंद्र रहे हो या फिर किसी धार्मिक स्थल रहा हो, तो इस कारणों से वो जो प्राचीन नगर है वो विकसित हुआ है। उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र जिसका नाम आज पटना है, ठीक है, मगध साम्राज्य का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था। वहीं रोम एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। इस दृष्टिकोण में हमें बस्तियों की जड़ों और उनके क्रमिक विकास को समझने में मदद मिलती है। क्या कहा गया, ये जो ऐतिहासिक उपागम है इससे क्या है, तो जो बस्तियां उनकी जड़ों को, कि किस तरह से वो बस्ती बसा और किस तरह से वो आगे बढ़ा और उनके क्रमिक विकास को समझने में मदद मिलता है ऐतिहासिक उपागम से। ठीक है, दूसरे उपागम को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा है आकृतिगत उपागम। आकृतिगत उपागम, ठीक है, आकृतिगत उपागम लिखा है कि इस दृष्टिकोण में बस्तियों के बाहरी आकार, संरचना और रूप का अध्ययन किया जाता है। बस्ती बाहर से कैसा है, उसके आकार के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, कि वो गोल संरचना में है, त्रिभुजाकार संरचना में या लाइन वाले संरचना में, रेखा की संरचना में, ठीक है, तो इन सब बातों का इसमें पता चलता है, अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण बस्तियां कहीं गोलाकार, कहीं रेखिक, तो कहीं तारानुमा दिखाई देती हैं।
नगरों के अंदर भी आवासीय, औद्योगिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों का विभाजन इसी प्रकार इसी दृष्टिकोण से समझा जाता है। नगरों के बारे में कहा जा रहा है कि इसी दृष्टिकोण से इसको भी समझा जाता है। यह उपागम बस्तियों की भौतिक रचना को वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत करता है, और ये जो उपागम है वो बस्तियों की जो भौतिक रचना है उसको वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत करता है। तीसरे उपागम को हम लोग समझ लेते हैं। तीसरा जो उपागम है वो है कार्यात्मक उपागम। कार्यों के अनुसार, ठीक है, कार्यों के आधार पर कहा जा रहा है कि इस उपागम में बस्तियों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उसके कार्यों के आधार पर बस्तियों को वर्गीकृत किया जाता है। कोई नगर उद्योग का केंद्र होता है, कोई व्यापार का, कोई प्रशासन का और कोई शिक्षा का। कई सारे, जैसे कि आप कोटा को मान लीजिए तो वो क्या है, शिक्षा का केंद्र है। आप मुंबई को मान लीजिए तो वो क्या है, तो बंदरगाह का केंद्र है। दिल्ली को मान लीजिए तो प्रशासनिक केंद्र हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे केंद्र हैं अलग अलग, तो अलग अलग सभी का कार्य भी है। जैसे उदाहरण मान लीजिए कि जमशेदपुर क्या है, तो औद्योगिक कारण से वो से। मुंबई क्यों फेमस है, तो व्यापारिक और बंदरगाह के कारण से। दिल्ली प्रशासनिक कारण से। बनारस वो धार्मिक और शैक्षणिक कारण से, ठीक है। इस दृष्टिकोण में हमें पता चलता है कि किसी बस्ती का अस्तित्व किन कारणों से है। और ये जो कार्यात्मक उपागम है इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी बस्ती का जो अस्तित्व है वो किन कारणों से है, ठीक है। वहां पर क्या ऐसा काम होता है जिसके कारण उस बस्ती का अस्तित्व है या फिर नगर का अस्तित्व है। चौथा जिसका उपागम है वो है वितरणात्मक उपागम, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि इस उपागम में बस्तियों के स्थानिक वितरण और फैलाव का अध्ययन किया जाता है। बस आपको मेन पॉइंट याद कर लेना, ये जो उपागम लिखा हुआ है इसको आप लोग बस याद कर लीजिए। खुद से लिख लेंगे जैसे हम आपको बता रहे, बस थोड़ा सा सुन लेना है। क्या कहा गया कि इस उपागम में बस्तियों के स्थानिक वितरण और फैलाव का अध्ययन किया जाता है। यह देखा जाता है कि कहाँ बस्तियां सघन है और कहाँ विरल, और इसके पीछे कौन से कारण है, इन सब चीजों का ये अध्ययन करता है कौन, वितरणात्मक उपागम। और ये सब आप जो देख पा रहे हैं, वितरणात्मक उपागम हो, कार्यात्मक उपागम हो, ऐतिहासिक उपागम, ये सब क्या है, तो अधिवास भूगोल का ही उपागम है। उसको समझने के लिए, अधिवास भूगोल के अध्ययन के लिए ये सब उपागम दिए गए हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मैदानों और नदी घाटियों में घनी बस्तियां इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जल, मिट्टी और खेती की सुविधा है, जबकि रेगिस्तान और पहाड़ों में विरल बस्तियां मिलती हैं। जबकि क्या कहा जा रहा है कि रेगिस्तान और पहाड़ों में विरल बस्तियां मिलती क्योंकि वहां पर इस तरह का सुविधा नहीं है। यह उपागम प्राकृतिक और मानवीय कारकों के संतुलन को दर्शाता है। और ये जो उपागम है वितरणात्मक उपागम, ये उपागम प्राकृतिक और मानवीय कारकों के संतुलन को दर्शाता है। किस तरह से जो मानव है वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है और उसके साथ किस तरह से संतुलन बनाए रखता है। क्योंकि मानव जो ठंडे प्रदेशों में भी रहता है, गर्म वाले प्रदेश में भी रहता है, घाटी में भी रहता है, समतल मैदान में भी रहता है, पहाड़ों में भी रहता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि ये उपागम जो है वितरणात्मक उपागम, ये प्राकृतिक और मानवीय कारकों के संतुलन को दर्शाता है, ठीक है। पांचों पॉइंट को समझ लेते हैं। जो पांचवा उपागम है वो है सांस्कृतिक उपागम। सांस्कृतिक उपागम, इसमें कहा जा रहा है कि इस दृष्टिकोण में यह देखा जाता है कि संस्कृति और परंपराएं बस्तियों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। ये जो सांस्कृतिक उपागम है इसमें यह देखा जाता है कि संस्कृति और परंपरा जो है वो बस्तियों को किस प्रकार प्रभावित करता है। राजस्थान की हवेली नुमा बस्तियां, कश्मीर के लकड़ी पत्थर के जल और दक्षिण भारत के आंगन वाले मकान संस्कृति और जलवायु का मिश्रित परिणाम है। जिस तरह का जहां पर क्षेत्र रहता है उसी तरह का वहां पर घर बनाया जाता है। तो सांस्कृतिक उपागम भी है। संस्कृति और परंपराएं बस्तियों को बदल सकता है। यह उपागम बताता है कि मनुष्य केवल प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, बल्कि अपनी संस्कृति और आदतों से भी बस्तियों का स्वरूप तय करता है। बल्कि उनकी क्या संस्कृति रही है और उनकी क्या आदत रही है, वहां वो किन परिवेश में रहे हैं, इन सब बातों का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इन सब आदतों का भी बस्तियों का स्वरूप तय करता है। छठा पॉइंट को हम समझ लेते हैं। छठा जो इसका उपागम वो है पारिस्थितिक उपागम। पारिस्थितिक उपागम कहा जा रहा है कि इसमें बस्तियों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन होता है। इसमें बस्तियों और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन होता है। जो बस्ती है और जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन करता है कौन, पारिस्थितिक उपागम। चाहे वो जलवायु हो, मिट्टी, जल स्रोत और स्थलाकृति सीधे सीधे बस्तियों को प्रभावित करते हैं। जैसे तटीय क्षेत्रों में मछुआरों की बस्तियां समुद्र से जुड़ी होती हैं। जैसे कि जो तटीय क्षेत्र में लोग रहते हैं वो मछुआरों की बस्तियां होती है और लोग समुद्र से जुड़े रहते हैं। पर्वतीय गांवों में सीढ़ीदार खेतों के कारण मकान ढालों पर बनते हैं। यह दृष्टिकोण हमें पर्यावरण और अधिवास के परस्पर प्रभाव को समझने में मदद करता है कौन, पारिस्थितिक उपागम। क्या कहा जा रहा है कि ये जो दृष्टिकोण है पारिस्थितिक उपागम, यह पर्यावरण और अधिवास के परस्पर प्रभाव को समझने में मदद करता है। छठे पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, मात्रात्मक या फिर सांख्यिकीय उपागम। मात्रात्मक या फिर सांख्यिकीय उपागम कहा जा रहा है कि आधुनिक काल में अधिवास भूगोल को वैज्ञानिक बनाने के लिए गणितीय मॉडल, आंकड़े और मानचित्र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आज के समय में जो मॉडर्न आज का जो एरा है, ठीक है,
इसमें अधिवास भूगोल को वैज्ञानिक बनाने के लिए गणितीय मॉडल, आंकड़े और मानचित्र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जीआईएस हो या फिर रिमोट सेंसिंग हो, ये सब क्या है, तो ये जो तकनीक है इनसे बस्तियों की जनसंख्या घनत्व, भूमि उपयोग और फैलाव का सटीक अध्ययन संभव हो पाया है। आगे कहा जा रहा है कि यह उपागम बस्तियों के अध्ययन को ठोस प्रमाण और आंकड़ों पर आधारित करता है। ये जो उपागम है, मात्रात्मक या फिर सांख्यिकीय उपागम, ये बस्तियों के अध्ययन को ठोस प्रमाण और आंकड़ों पर आधारित करता है। जैसे वहां पर संरचना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है, तो ये सब क्या है, गणितीय आंकड़े हैं, गणितीय मॉडल है, ठीक, और मानचित्र के आधार पर इसको बताया जाता है। आठवां जो इसका उपागम है तुलनात्मक उपागम। कहा जा रहा है कि इस दृष्टिकोण में विभिन्न क्षेत्रों की बस्तियों की तुलना की जाती है। ये जो तुलनात्मक उपागम है, इसमें बहुत तरीके के क्षेत्रों की बस्तियों का तुलना किया जाता है एक दूसरे के साथ। उदाहरण में भारत की ग्रामीण बस्तियां प्रायः सघन और बड़ी होती हैं। जो भारत की बस्तियां वो कैसा होता है, तो सघन और बड़ी होती हैं, जबकि यूरोप की ग्रामीण बस्तियां अपेक्षाकृत छोटी और विस्तृत होती हैं। जबकि जो यूरोप की बस्तियां हैं वो अपेक्षाकृत भारत की अपेक्षा वो छोटी और विस्तृत होती, मतलब दूर दूर होता है। आगे कहा जा रहा है कि इस तुलना से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अलग अलग क्षेत्रों की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियां बस्तियों को कैसे प्रभावित करती हैं। और ये जो तुलनात्मक उपागम है, इससे क्या हमें मिलता है, तो इससे क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों में बस्तियां कैसे प्रभावित होती है, इन सब चीजों को समझने का अवसर मिलता है। नौवां जो उपागम है वो है सामाजिक आर्थिक उपागम। कहा जा रहा है कि इस उपागम में बस्तियों के सामाजिक ढांचे और आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। बस्तियों के सामाजिक ढांचे और जीवन का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। जाति, वर्ग, पैसा और रोजगार के अवसर बस्तियों की संरचना और संगठन को प्रभावित करते हैं। जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत आधार पर बस्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, वहीं औद्योगिक नगरों में विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोग साथ रहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप गांव में चले जाएंगे, भारत के किसी गांव में चले जाइए, तो वहां पर एक पंचायत अगर मान लेते हैं, एक पंचायत में तो जो राणा है वो एक तरफ, जो यादव है वो एक तरफ, जो ठाकुर है वो एक तरफ, ठीक है, जो दास है वो एक तरफ, जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, जो अलग अलग जात के लोग हैं, वो पूरे पंचायत में अलग अलग टोला बना करके रहते हैं, अलग अलग गांव बना करके रहते हैं। लेकिन नगर में ऐसा नहीं होता। नगर में आपको एक क्षेत्र में सब कुछ देखने को मिल जाएगा, अमीर भी यहीं रहेगा, गरीब भी यहीं रहेगा, साथ ही में जो अलग अलग जात के लोग हैं सारे यहीं पर रहते हैं। वही कहा जा रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है कि बस्तियों की संरचना और संगठन को ये लोग प्रभावित करते हैं। जैसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत आधार पर बस्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, जातिगत आधार पर, वहीं औद्योगिक नगरों में विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। 10वां जो इसका उपागम है वो है नियोजनात्मक उपागम। कहा जा रहा है कि यह आधुनिक समय का व्यवहारिक उपागम है, ये आज के समय का व्यवहारिक उपागम है। कौन? तो नियोजनात्मक उपागम। इसमें बस्तियों की बढ़ती समस्याओं जैसे कि जनसंख्या दबाव, झुग्गी झोपड़ी, यातायात जाम, जल और वायु प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है कि इसमें नियोजनात्मक उपागम में। इस आधार पर नगर नियोजन, ग्रामीण विकास योजनाएं और संतुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा तय की जाती है। यह उपागम अधिवास भूगोल को समाज उपयोगी बनाता है, ठीक है। और ये जो उपागम है, नियोजनात्मक उपागम, ये अधिवास भूगोल को समाज उपयोगी बनाता है। हमारे अधिवास भूगोल कुछ 10 उपागम थे। उम्मीद करते हैं सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको 10 पॉइंट याद कर लेना था, और जिस तरह से हम आपको बताएं आप बस उसको समझ लीजिए और अच्छे से आप एग्जाम में इस तरह से लिखिए। इसके बाद इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है, कहता यह स्पष्ट है कि अधिवास भूगोल के अध्ययन के लिए अनेक उपागम अपनाए जाते हैं। अधिवास भूगोल को समझने के लिए, उसके अध्ययन के लिए बहुत सारे उपागम अपनाए जाते हैं। ऐतिहासिक और आकृतिगत उपागम बस्तियों की संरचना और विकास को बताते हैं। कार्यात्मक और सामाजिक आर्थिक उपागम उनके जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हैं, जबकि पारिस्थितिक और सांस्कृतिक उपागम पर्यावरण और संस्कृति के प्रभाव को समझाते हैं। तो ये सारे उपागम जो मिल करके अधिवास भूगोल के अध्ययन में काम आते हैं, अधिवास भूगोल के अध्ययन को आसान बनाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरा आंसर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, बिल्कुल आसान भाषा में। चैनल पर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचता रहे। प्लेलिस्ट हम बना दिए मेजर 12 का और मेजर 13 का भी, ठीक है। दोनों का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप को पहले ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में पूछ लीजिए, वहां पर हम आपको तुरंत रिप्लाई देते हैं। साथ ही में अगर आप लोग इच्छुक हैं तो मात्र 29 रुपए में चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। रोज 1 रुपए से भी कम आपका लग रहा है तो चैनल का आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। वहां पर आप
वहां पर आप और बेहतर तरीके से इन सब सब्जेक्ट का, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो या फिर हिस्ट्री हो, आप अच्छे से वहां पर तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।